हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है आपके टोटल एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके टोटल इतनी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, तो इसके सारे मैथ के सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो 11 तारीख से लेके 19 तारीख की शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। किसी भी सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए आपको हमेशा बॉड मास थ्योरम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बॉड मास थ्योरम। मैं पहले वाले वीडियो में आपको काफ़ी बता चुका हूं कि बॉड मास थ्योरम होता क्या है। बी से आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर आपका एक स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है। तीनों ब्रैकेट आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में। तो ब्रैकेट आपका 3 प्रकार का ओ से ऑफ होता है, हिंदी में का दिया हो रहता है। टी से डिवाइड यानी कि गुना, एम से मल्टीप्लाई या डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले दिया गया तो ब्रैकेट का पहले हल करेंगे, फिर ऑफ दिया गया तो ऑफ का उसके बाद हल करेंगे, डिवाइड यानी कि भाग का उसके बाद हल करेंगे। तो जो आपका पहले दिया गया बॉड मास थ्योरम के हिसाब से उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, अब हल करते हैं बॉड मास थ्योरम के से। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल करेंगे। तो 0.75 को क्या लिख सकते हैं? 0.75 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। प्लस का साइन है कितना है? 5/6 है। माइनस है आगे में कितना है? 1/3 है। तो जब तीनों का नीचे एलसीएम लेंगे, 3 6 4 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 हो जाएगा। नीचे जो आपका कितना हो गया? 3 चौक 12 माइनस 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 4 13 में से 10 गया तो कितना आएगा आपका? 3 आएगा। नीचे आपका 12 है, 3 से 12 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का पूरा हल करने पर कितना मान आ गया आपका? 1/4 आ गया। तो इसके आगे तक का हल करेंगे, अब मिडिल ब्रैकेट तक का सारा हल करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट का जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 है। ऑफ मतलब क्या होता है आपका? गुना होता है। 0.4 है तो क्या लिख सकते हैं? 4/10 लिख सकते हैं। फिर स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल करने पर कितना आया? 1/4, यानी कि इंटू में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 1/4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 4 4 कट गया। 5 से काटेंगे 10 को तो कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में। 5 से जब 10 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। यानी कि पूरे मिडिल ब्रैकेट तक का हल किया गया तो कितना आया? 6 दूनी 12, यानी कि 1/12 जो है पूरे मिडिल ब्रैकेट तक का हल करने पर यहाँ पर आंसर आया। तो अब क्या करना है? पूरे यहाँ पर बिग ब्रैकेट तक का यानी कि बड़े ब्रैकेट तक का सारा हल करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो आप क्या करते हैं, सारा जो है यहाँ पर पूरे जो है प्रश्न को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 6.25 को जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। प्लस है कितना? 1/9 है। फिर आपका बिग ब्रैकेट है 3.75 है, तो 3.75 को पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। भाग का साइन है, मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि भाग का साइन जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है? उल्टा हो जाती है। यानी कि सामने वाली संख्या क्या है? 1/12। तो 1/12 को यानी कि भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो 1/12 क्या लिखाएगा आपका? 12 लिखाएगा। 1/12 आपका क्या लिखाएगा? 12 लिखेंगे। यह आपका क्या हो जाएगा? बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से एक बार में 7 5 12, तो 25 25 125। 25 चौक यहाँ पर आपका कितना हो गया? 100 हो गया। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 कट जाएगा। यानी कि अंदर में कितना आ गया? 15 तिया 45 आ गया। यहाँ पर अंदर में कितना है ब्रैकेट का अंदर? जब इसे हल करेंगे, यहाँ पर भी इसे हल कर ले, 25 से काटेंगे तो 25 25 625 हो जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी कि पूरा हल करने पर कितना है? 25/4 आया प्लस 1/9। यहाँ पर कुछ कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या साइन है? इंटू का साइन है। इंटू का साइन है तो यहाँ पर कितना है? अंदर हल करने पर कितना आया? 15 तिया 45 आया। 9 से 45 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा,
कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो इसे जब हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 25 125/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर गुना नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है। यहाँ पे आपका प्लस है तो एलसीएम आपका नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, प्लस आपका साइन कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कि जब टोटल को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 और 20 आपका हो जाएगा 45। 45 बटा नीचे कितना है, 4 है। तो जब इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44, यानी कि 11.1/4 इन सिंप्लीफिकेशन का आंसर आएगा। तो किसी भी सिंप्लीफिकेशन को आपको हमेशा हल करने के लिए बॉडमास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया कि यदि 4.8, 6, यक्स और 8.5 के अनुपात में है तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे किस में दिया गया, अनुपात में दिया गया। यानी कि हम इसे जो है इस रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4.8/6 इक्वल टू यक्स बाई 8.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्स बटा 8.5। इसे हल करेंगे यानी कि इसे कैलकुलेट करेंगे तो सारा क्या निकल जाएगा, आपका यक्स का वैल्यू निकल जाएगा और आपसे यक्स का मान ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसे हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 6 पर 1 0। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में भी क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। सारा इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर काटेंगे 5 से तो 17 5 85 चला जाएगा। फिर यहाँ पर काटेंगे 6 से तो 6 7 42, 6 8 48, 6 से काटेंगे तो नीचे 10 बार में चला जाएगा। 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 17 चौक 68/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 17 चौक 68/10। तो आपका आंसर किस में दिया गया, पॉइंट में दिया गया। तो इसे 68/10 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 6.8 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी की क्षमता जो है कितना है, 5:6 के अनुपात में है। फिर बोला गया कि साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों जो है एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेले उस काम का 40% हिस्से को जो है कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर आपको टोटल वर्क बराबर क्या बताया गया, कार्य क्षमता इंटू समय। तो दोनों मिलकर कितने समय लेते हैं, 120 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। कितने दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, 120 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। और ए और बी मिलाकर जो है कुल कितने की कार्य क्षमता से कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 120 दिन लेते हैं। और दोनों मिलकर जो है कितने की कार्य क्षमता से यानी कि इफिशियंसी से करते हैं, तो 6 5 11 की क्षमता यानी कि इफिशियंसी से काम करते हैं। तो कितना हो गया, 6 5 11। तो जब दोनों को गुना किया जाएगा यानी कि ए और बी जब मिलकर कार्य करते हैं तो 120 दिन लगता है और कुल जो है दक्षता यानी कि इफिशियंसी कितनी है, 11 है। तो दोनों को जब गुना किया जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकल जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताया गया कुल कार्य बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस काम का 40% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। तो इसमें से अब काम कितना करेगा, बी मात्र 40% काम करेगा। कुल काम का कितना काम करेगा, 40% काम जो कि बी के द्वारा किया जाएगा। तो ये काम आपका क्या हो गया, ये जो टोटल हल करेंगे इसको टोटल हल करने पर आपका क्या आएगा, बी द्वारा किया गया काम जो कि 40% का बराबर है, ये आपका टोटल काम आएगा जो कि अब बी के द्वारा करना है। तो बी जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा, तो 6 की कार्य क्षमता से काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर बी की क्षमता कितना दिया गया, अनुपात में 6 दिया गया, यानी कि 6 यूनिट के हिसाब से बी काम करेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का टाइम यानी कि बी का समय, यानी कि बी जो है कितने समय में उस कुल काम का 40% काम
करेगा। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का समय निकल जाएगा। तो हल करते हैं तो 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य से चला गया, 6 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12 बार में। हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 चौक कितना हो जाता है आपका 88 हो जाता है। यानी कि कुल काम जो है, कुल काम का 40% काम बी 88 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया कि कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदे जाते हैं। फिर बोला गया कि यदि एक तिहाई सामान को 10% के हानि पर बेचा जाता है तो इस पूरे लेन देन पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सामान को जो है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोला क्या गया कि 1/3 सामान जो है 10% के हानि पर बेच दिया गया। कितना सामान, 1/3 सामान, यानी कि टोटल सामान है कितना, 3 सामान है, उसमें से एक सामान जो है 10% के हानि पर बेच दिया गया। यानी कि एक सामान, टोटल सामान कितना है, 3 सामान है, उसमें से एक सामान जो है कितने में बेच दिया गया, 10% के हानि पर। तो बचा हुआ सामान कितना है, 2 सामान बचा है। एक सामान पहले बेच दिया, टोटल सामान 3 है, उसमें से बचा हुआ कितना सामान है, तो 2 सामान बचा है। तो इसे आसानी से हल करने के लिए दोनों में क्या करेंगे, सुन्ना सुन्ना बैठा देंगे। दोनों को जो है क्या करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे और सुन्ना बैठा देंगे। यानी कि मान लेंगे कि पहले सामान जो है क्या है, पहले जो है 10 सामान है और इधर जो है बाद में बेचा वो 20 सामान है। इसे जो है आसानी से हल करने के लिए दोनों में हम लोगों ने क्या बैठा दिया, एक एक शून्य को बैठा दिया। यानी कि मान लिया कि 1/3 सामान यानी कि 10 सामान और जो बचा हुआ सामान कितना है, 20 सामान बचा। तो यहाँ पर बोला गया कि 1/3 सामान जो है क्या किया गया, 10% के हानि पर बेच दिया गया। तो यहाँ पर टोटल जो है 1/3 सामान कितना है, 10 सामान है। और मान लेंगे कि सभी सामान का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 1-1 रुपये। दोनों यानी कि सभी सामानों का क्रय मूल्य कितना है, 1-1 रुपये। यानी कि 10 सामान का कुल क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये, और 20 सामान का कुल क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया। तो बोला गया यहाँ पर कि पहले जो है 10 सामानों पर क्या किया गया, 10% के हानि पर बेच दिया गया। यानी कि 10 सामान 10 रुपये के कुल था, यानी कि 10 सामान अगर 10 रुपये में बेचा, 10 सामान 10 रुपये का था, तो 10% के अगर उसे हानि पर बेचा जाएगा तो उसे कितने में बेच दिया गया होगा, 9 रुपये में बेच दिया गया होगा। क्योंकि जब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन में परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 शून्य चला गया, यानी कि 10% को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं। यानी कि 10 का कोई सामान जो है 1 यूनिट के हानि में बेच दिया गया। यानी कि 10 रुपये का कोई सामान जो है 1 रुपये के हानि में यानी कि 9 रुपये में बेच दिया गया। यानी कि हानि कितने का हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ। कितने रुपये का हानि हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ। फिर बोला गया कि पूरे लेन देन में उसे जो है क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। यानी कि 10 रुपये पहले का सीपी, 20 रुपया बाद का सीपी, यानी कि टोटल जो है कितने रुपये का सामान है, 30 रुपये का सामान है। बोला जा रहा है कि अगर उसने 10 सामान को 10% के हानि पर बेच दिया तो उसे जो है बाद वाले यानी कि 20 रुपये के सामान वाले को कितने के लाभ में बेचे कि कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 30 रुपये टोटल रुपये का जो है कितना रुपये के बराबर जो है 20% है। तो 30 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20-25 100 हो जाएगा और 5-6 30 हो जाएगा। यानी कि उसे जो है कुल लाभ कितने का चाहिए, 6 रुपये का लाभ चाहिए। और पहले 1 रुपये का हानि हो चुका है। यानी कि अगर उसे जो है कुल मिलाकर 6 रुपया का लाभ चाहिए तो उसे क्या करना होगा, अब 20 रुपये में 6 का जो है लाभ कमाना चाहता है, 1 का जो है पहले हानि हुआ है। यानी कि टोटल मिलाकर उसे जो है 7 रुपये अधिक में बेचना होगा। यानी कि 20 का सामान 27 में बेचना होगा। यानी कि उसे जो है अगर परसेंटेज लाभ निकालना पड़े तो टोटल अब उसे लाभ कितना बेचना पड़ेगा, 7 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा। और उस वस्तु का दाम कितना है, 20 रुपये। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20-25 100 और 7-25 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। यानी कि उसे जो है 20 रुपये का सामान यानी कि 20 सामान जो कि टोटल 20 रुपये का उसे 35% के लाभ में बेचना पड़ेगा, तभी उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ होगा।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 में आपका ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्या दिया गया है, यहाँ पर वर्ष के नाम दिए गए, बेची गई कारों की संख्या दी गई है और उसमें जो है कारों का जो है एक बताया गया है कि डीजल वाले कार और पेट्रोल वाले कार का अनुपात बताया गया। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2014 में कंपनी द्वारा बेची गई डीजल कारों की संख्या 2012 में बेची गई पेट्रोल कारों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले 2014 में डीजल इंजन कारों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 2014 साल में कुल कारों की संख्या कितनी थी, 2014 में कुल कारों की संख्या कितनी थी, 510 थी। कितनी थी, कुल 510 थी। और अनुपात में कितने अनुपात में बांटा गया था, 8:9 में बांटा गया था। यानी कि टोटल कितने यूनिट था, 9 8 17 यूनिट था। 17 यूनिट बराबर कुल कितने कार है, 510 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। 17 से काटेंगे 510 को तो कितना हो जाएगा, 30 कार। यानी कि 1 यूनिट बराबर कुल कितने कार है, 30 कार है। तो हमें चाहिए क्या, डीजल इंजन वाले कारों की संख्या चाहिए। तो डीजल इंजन का यहाँ पर अनुपात में कितना दिया गया, कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 कार है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 या 24। यानी कि 2014 साल में 2040 ऐसे कार थे जो कि डीजल इंजन के कार थे। अब हमें क्या निकालना है, 2012 में ऐसे कितने कार है जो पेट्रोल के। तो 2012 में सबसे पहले कुल कितने कार है, 330 कार है। 2012 में कुल 330 कार है। कुल रेशियो में जो है कितने अनुपात है, तो 6:5:11 यूनिट है। कितने हैं, 6:5:11 यूनिट है। टोटल कारों की संख्या कितनी है, 330 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 11 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 11 या 33 यानी कि 30 बार में चला जाएगा। तो 2012 में हमें निकालना क्या है, पेट्रोल इंजन का। तो पेट्रोल इंजन का यहाँ पर जो है कितने यूनिट है, पेट्रोल इंजन का कार जो है 2012 में कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान अगर 30 है तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6 या 18, 180 हो जाएगा। यानी कि 2012 में पेट्रोल कारों की कुल संख्या 180 है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, 2012 में बेची गई पेट्रोल इंजन के कार की तुलना में कितने प्रतिशत जो है अधिक है 2014 में बेची गई डीजल इंजन की कारों की संख्या। तो कितने अधिक है, तो 180 माइनस क्या करेंगे, 240 करेंगे। 240 माइनस 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। किससे तुलना किया जा रहा है, 2012 से तुलना किया जा रहा है। तो नीचे कितना हो जाएगा, 180। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो 6 या 18 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 100/3। पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3% होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर दिया गया है कि 45,400 रुपये की राशि पर 15% की वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होती है। कैसे संयोजित होती है, वार्षिक रूप से। इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। ट्री मेथड से मैं काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न को बता चुका हूँ। तो हम लोग इस मैथ को क्या करेंगे, आज हम लोग रेशियो मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि किस तरीके से परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20। यानी कि 20 यूनिट की कोई राशि जो है 3 यूनिट का ब्याज लगता है 1 साल में। यानी कि फर्स्ट ईयर में कोई राशि मान लीजिए 20 यूनिट है तो उस पर ब्याज लगकर यानी कि 3 यूनिट का ब्याज लगेगा तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन पहले साल में कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 20 यूनिट का कोई धन 3 यूनिट उस पर ब्याज लगता है तो कितने हो जाता है, 23 यूनिट हो जाता है। फिर क्या करना है, 2 साल तक इसी तरीके से ब्याज लगता है। यानी कि अगले साल भी क्या लगेगा, 20 यूनिट आपका धन रहेगा और 23 यूनिट जो है क्या हो जाएगा आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन जब आप तीसरे साल में प्रवेश करते तो कुल जो है आपका तीसरे साल, यहाँ पर 3 साल जो है आपका कुल नहीं है। यहाँ पर जो है तीसरे साल में कुल जो है आपका कितना समय है, 2/5 साल है।
तो 2/5 साल है तो परसेंट भी आपका क्या लगेगा, कुल साल का 2/5% लगेगा। यानी कि 15% का 2/5 भाग ही आपका क्या लगेगा, तीसरे साल में ब्याज लगेगा। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कि आपका कितने परसेंट ब्याज लगेगा तीसरे साल में। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि 3 दूनी 6% ब्याज लगेगा। तो 6% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/50। यानी कि तीसरे साल में अगर उसका धन 50 यूनिट है तो 3 यूनिट के ब्याज से जो है कितना अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा, 53 यूनिट हो जाएगा। तो इधर सारा गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। और इधर सारा गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। इधर आपका मूलधन, इधर आपका मिश्र धन निकलेगा। तो क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 20,000 इधर हो जाएगा। यहाँ पर 23 का स्क्वायर तो 529, 529 क्या करेंगे, 53 करेंगे, 529 इंटू 53। तो 29 दिया आपका कितना हो गया, 87 हो गया, 5 दिया 15, यहाँ पर आपका 53 है, 5 29 25, यहाँ पर 9 25 45, 4 5 दूनी 10 4 14, 5 25 25 1 26, दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 8 5 13, हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 26 1 27 1 28, यानी कि कुल अमाउंट जो है उसका कितना यूनिट हो जाता है, 28,037 हो जाता है। कितना हो जाता है अमाउंट कुल, 28,037। ये जो आपका आया प्रिंसिपल और अमाउंट क्या आया आपका, अनुपात में आया, यानी कि रेशियो में आया है। किस में आया है, रेशियो मेथड के हिसाब से आया। यानी कि प्रिंसिपल आपका अनुपात के हिसाब से 20,000 है और अमाउंट आपके हिसाब से कितना है, अनुपात के हिसाब से 28,037 है। लेकिन आपका यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 45,400 दिया गया। कितना दिया गया, 45,400 दिया गया है। यानी कि 20,000 यूनिट बराबर कितना है, 20,000 यूनिट बराबर आपका कुल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 45,400 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,400 बटा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका मिश्र धन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का जब अंतर करेंगे 28,037 माइनस 20,000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8,037 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 8,037 यूनिट आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 454 यानी कि 45,400 बटा 20,000 है तो 8,037 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8,037 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे तो 112 में, 2 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, 2 सते 14, कितना हो जाएगा, 8,037 में से 227 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब इसे गुना करके भागा 100 करेंगे तो लगभग आपका जो आंसर आता है इसमें कितना आता है आपका, यहाँ पर लगभग आपका आंसर यहाँ पर जो आपका आएगा 18,243 पॉइंट कितना आएगा, 99 आएगा। यानी कि मैं इसे जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि निकटतम रूप में जो है कितना होगा। तो निकटतम आपका कितना बन रहा है, 8,244 रुपये जो है क्या बन रहा है, निकटतम चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। आप चाहे तो इसे घर में गुना करके देख सकते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर आप गुना करके देख सकते हैं। आपका यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 18,244 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इसे जो आप रेशियो मेथड से बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, लेकिन अगर आप ट्री मेथड से इसे बनाते हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा ये प्रश्न। इसे आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही इसे बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक परीक्षा में गणित में 66%, गणित में अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी जो है क्या होते हैं, उत्तीर्ण यानी कि पास होते हैं। फिर बोला गया कि यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में जो है क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं। 20% जो है दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, छात्र फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि 350 अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो
अभ्यर्थी जो है परीक्षा में कितने जो है बैठे थे, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल जो है स्टूडेंट की संख्या कितनी है जो कि परीक्षाओं में भाग लिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक वाइज भी बताऊंगा और बेसिक तरीके से भी मैं आपको इस प्रश्न को बता दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक वाइज देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 66% जो है गणित में पास होते हैं, 70% जो है अंग्रेजी में पास होते हैं। तो कुल जो है टोटल परसेंट जो है कितने परसेंट पास हुए, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 + 66 तो कितना हो जाएगा, 136% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 20% अभ्यर्थी जो है क्या हो जाते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, पास वाले अभ्यर्थियों का जो है प्रतिशत लिया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, पास वाले अभ्यर्थियों से इसे चेंज कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट जो है कितना होता है, किसी भी स्कूल यानी कि परीक्षा या फिर स्कूल में हमेशा जो है किसी भी संख्या का 100% होता है। तो उसमें से 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो 80% जो है क्या हुए होंगे, दोनों विषयों में जो है उत्तीर्ण हुए होंगे। 20% अगर अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है, तो 80% उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा कि दोनों विषयों में कुल जो है कितने प्रतिशत जो है उत्तीर्ण विद्यार्थी है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5, यानी कि 56% कुल जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। यहाँ पर अंक में जो है कितना दिया गया है, 350 दिया गया है, यानी कि 56% बराबर जो है कुल कितने विद्यार्थी है, 350 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुल 100% का यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कुल कितने जो है परीक्षाओं में बैठे थे। तो इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 7×8 कितना हो जाता है, 7×8 56, 7×5 35 हो जाएगा। यानी कि फिर आगे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2×4 = 25, 4×4 यानी कि 4% बराबर जो है कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है। हमें चाहिए कितना, 100% स्टूडेंट चाहिए। तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर 25 चौक 100% बराबर कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 625 होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका हो गया ट्रिक वाइज, ये आपका क्या हो गया, ट्रिक वाइज। अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 सर्कल बना देंगे। दोनों को जो है क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि कुल अभ्यर्थी ऐसे दोनों में है जो कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मैथ का नाम दे देंगे और इसे इंग्लिश का नाम दे देंगे। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो है कुल कितने हैं, तो 20% है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फेल विद्यार्थियों का संख्या लिख देंगे कि कुल जो है 20% फेल है। इस सर्किल के अंदर सारा क्या लिखेंगे, पास स्टूडेंट वाले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण यहाँ पर क्या मान लेते, यक्स मान लेते, यक्स प्रतिशत मान लेते कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी है। तो बोला गया कि गणित में कुल मिलाकर जो है 66% स्टूडेंट जो है क्या है, पास है। तो कुल मैथ में जो है 66% पास है। तो सिर्फ मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी, 66 - x हो जाएगी। यक्स परसेंट यानी कि ये टोटल जो है, टोटल मैथ में पास 66 स्टूडेंट है, उसमें से यक्स ऐसे स्टूडेंट है, यक्स प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और इंग्लिश में दोनों में पास है। लेकिन सिर्फ मैथ में पास है कितने स्टूडेंट होंगे, तो 66 - x% होंगे। फिर इंग्लिश में ऐसे कितने परसेंट है जो सिर्फ इंग्लिश में पास है, तो टोटल जो है 70% इंग्लिश में पास है, x% दोनों में पास है, यानी कि 70 - x% जो है क्या है, इंग्लिश में पास है। टोटल कितने परसेंट होते हैं, टोटल हमेशा जो है 100% अभ्यर्थी होते हैं। तो टोटल जो है 100% है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी परसेंट का यहाँ पर जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर आपस में, तो कितना हो जाएगा, 66 - x, फिर आपका प्लस x है, प्लस करेंगे तो 70 - x, प्लस ये भी परसेंट जोड़ देंगे प्लस 20%, जो कि टोटल कितने परसेंट के बराबर है, 100% के अभ्यर्थियों के बराबर है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, -x प्लस x कट गया, 66 और 70 आपका कितना हो जाता है, 7 × 6 = 13, 136, 136 अब 20 कितना हो जाता है, 156।
156 100 इधर भेजेंगे तो -100 हो जाएगा, यक्स माइनस है तो यक्स माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 56% आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत जो है स्टूडेंट पास है। तो यहाँ पर 56% यानी कि यक्स का वैल्यू 56% आ गया। तो उसी तरीके से करेंगे कि 56% बराबर दोनों विषय में उत्तीर्ण जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है 350 दी गई है, यानी कि 56% बराबर 350 है। तो 100% जिस तरीके से यहाँ पर लाया गया था कि 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया था, जिस तरीके से यहाँ पर हल किया गया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हल कर लेंगे। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 625 आ जाएगा, यानी कि दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आप चाहे तो ट्रिक तरीके से बना सकते हैं या फिर बेसिक तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए डेटा का माध्यक यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपको बताना है। प्राप्त अंक दिया गया है कि 18, यानी कि 10 ऐसे छात्र हैं जो कि 18 अंक लाते, 3 ऐसे छात्र हैं जो कि 15 अंक लाते, 6 ऐसे छात्र हैं जो कि 17 अंक लाते, उसी तरीके से आगे सभी दिए गए। उसका आपका माध्यिका पूछा जा रहा है। तो माध्यिका निकालने का जो है तरीका क्या होता है, सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम प्राप्त अंक जो है कितना है 15 है। 15 अंक लाने वाले ऐसे स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 3 है, यानी कि 15 जो है कितने बार आया होगा 3 बार आया होगा। 15 अंक जो है कितने बार आएगा 3 बार आएगा। तो यहाँ पर सभी नंबर को अगर असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि बीच वाले संख्या जो है कैमा नंबर पे आएगा। तो टोटल जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल छात्रों की संख्या यहाँ पर जोड़कर निकाल लेंगे कि टोटल जो है छात्रों की संख्या कितनी है। तो टोटल यहाँ पर करेंगे तो 10 3 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 9 कितना होता है 36, 36 5 41, 10 51 होगा, यानी कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 51 है। तो बीच वाली स्टूडेंट जो है कैमा नंबर पे होगा 26वां नंबर पे होगा, यानी कि 25 स्टूडेंट इधर भी है, 25 स्टूडेंट इधर भी है। जो 26वां नंबर पर स्टूडेंट होगा वही जो है आपका क्या होगा माध्यक होगा। उसका जो है यानी कि 26वां नंबर पे जो स्टूडेंट होगा उस स्टूडेंट ने जितना प्राप्त अंक यानी कि जितना मार्क लाया होगा वही आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, यानी कि मीडियन हो जाएगा। तो हमें अब क्या चेक करना है कि 26वां नंबर पर स्टूडेंट जो है कितने अंक प्राप्त करते हैं। तो 3 नंबर तक जो कौन प्राप्त करते हैं 15 अंक प्राप्त करते हैं। फिर उससे जो है बड़ा अंक कौन सा है 17 है, तो 3 अंक तक जो है 15 अंक प्राप्त करते हैं। उसके बाद 17 अंक जो है कितने तक प्राप्त करते हैं 6 अंकों तक, 17 अंक जो है कितने स्टूडेंट प्राप्त करते हैं 6 स्टूडेंट प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है कितना अंक प्राप्त करते हैं, उसके बाद 18 अंक है। तो 18 अंक प्राप्त करने वाले कितने ऐसे स्टूडेंट है 10 ऐसे स्टूडेंट है, यानी कि टोटल यहाँ पर जो है कितने स्टूडेंट हो गए अभी तक 6 3 9 10 19 स्टूडेंट हो गए। तो अगला जो है प्राप्त अंक आपका कितना है 20 है। तो 20 नंबर लाने वाले जो है छात्रों की संख्या कितनी है 15 है, कितनी है 15 है, यानी कि 19 स्टूडेंट जो है 18 तक थी। हमें जो है चाहिए कि हमें 26वां नंबर का स्टूडेंट का अंक चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 26वां नंबर अगर हम लेते हैं तो 26वां नंबर आपका कौन सा अंक होगा, 26वां नंबर जो है आपका 20 अंक जो है प्राप्त करने वाले स्टूडेंट होंगे, क्योंकि 19 स्टूडेंट जो है 18 अंक प्राप्त करने वालों तक का यहाँ पर खत्म हो गया। तो 26वां नंबर का जो स्टूडेंट होगा वो कितने अंक प्राप्त किए होंगे 20 अंक प्राप्त किए होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर दिया गया है कि एक कार 6 घंटे तक अलग अलग गति से यात्रा करती है। फिर बोला गया कि पहले घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, फिर अगले 2 घंटे के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष समय में x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति 56.5 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो यक्स का मान कितना होगा, यानी कि जो शेष समय बचा गया हुआ था उस समय में जो है कितने गति से वो जो है ट्रैवल किया होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि पहले घंटा में जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, यानी कि एक घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितनी दूरी तय किया होगा, एक घंटा में 60 किलोमीटर तय किया गया होगा। तो यहाँ पर कितना दूरी हो गया, पहले घंटे में 60 किलोमीटर। फिर बोला गया कि अगले 2 घंटा में 54 किलोमीटर दूरी जो है तय किया गया होगा, यानी कि एक घंटा में अगर 54 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना ट्रैवल किया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बोला गया कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यदि एक घंटा का चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो 2 घंटे में जो है कुल दूरी क्या हो जाएगी, तो 54 दूनी 108, यानी कि अगले 2 घंटा में कुल मिलाकर 108 किलोमीटर जो है ट्रैवल किया होगा। अब जो है क्या बोला जाता है कि शेष समय में यक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करती है। तो एक घंटा में 60 किलोमीटर गया, अगले 2 घंटा में 108 किलोमीटर गया, कुल जो है 6 घंटा में यात्रा तय करता है। तो अब बचा हुआ समय कितना है, 1 घंटा यहाँ पर ले लिया, 2 घंटा यहाँ पर ले लिया, यानी कि टोटल 3 घंटा अभी तक ले चुका है। तो अब बचा हुआ समय कितना है, बचा हुआ समय आपका 3 घंटा है, जो कि 3 घंटा में जो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, यानी कि कुल दूरी कितना हो जाएगा, समय यानी कि 3 घंटा चाल इंटू चाल यानी कि यक्स, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इधर आपका तीनों का योग क्या हो गया, कुल दूरी हो गया। ये आपका पहले घंटे का, ये आपका 2 घंटे और का, ये आपका अगले 3 घंटे का कुल दूरी हो गया। तो आपका इधर क्या हो गया, टोटल दूरी हो गया। फिर आपका बाद में बोला गया कि औसत गति जो है पूरे 6 घंटे का कितना है, 56.5 किलोमीटर है। कितने हैं, 56.5 किलोमीटर। तो ये आपका चाल हो गया। कुल समय कितना है, 6 घंटा समय है। तो इधर भी आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। इधर भी टोटल डिस्टेंस, इधर भी टोटल डिस्टेंस, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगी, शेष समय का चाल हो जाएगी। तो इसे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 3x हो गया, इधर गुना करेंगे 56.5 में से 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, तो 0 हाथ में 3, 6 चक 36 और 3 कितना होता है आपका 39 होता है, तो हाथ में 3, 6 पचे 30 और कितना हो गया 3, 33 हो जाएगा। 33 माइनस 108 प्लस 60 करेंगे तो इधर जो आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 108 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर आपका हो गया 7 6 13, 3 में से 1 गया, यानी यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 3 पचे 15, 3 सते 21, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया आपका 57 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका, यानी कि शेष समय में उसकी चाल 57 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि 12,200 रुपये की राशि ए बी सी और डी के बीच ऐसे विभाजित की जाती है ताकि ए और बी के हिस्से का अनुपात 9:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 10:7 हो, तो डी के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा यानी कि बी का भाग जो है इस कुल राशि में कितना होगा। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, ए बी सी डी का अनुपात, एक निश्चित अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी, पहले यहाँ पर सी तक निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डी का जो है आगे सी और डी का अनुपात नहीं दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो ए और बी का कितना अनुपात दिया गया, 9:5, फिर बी और सी का कितना अनुपात दिया गया, 10:7 दिया गया। तो क्या करेंगे, इसे जो ब्लैंक स्पेस, जो खाली स्पेस है आपका, उसके बगल वाले संख्या में जो रहेगी उसी संख्या को क्या करेंगे, उसी खाली स्थान पर लिख देंगे। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10 है, उसके बगल वाली संख्या खाली है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। सभी को आपस में गुना करेंगे। गुना करने से पहले देखेंगे कि क्या कॉमन सभी में मिल रहा है। जो कॉमन मिलेगा उसे काट देंगे। तो 5 5 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यानी कि 5 दूनी 10, यहाँ पर तीनों में 5 कॉमन मिल रहा था तो 5 से काट दिया। अब क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो गया।
बी का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बोला गया आपसे कि डी के हिस्से जो है क्या है, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात इतना, यानी कि इस तरीके से आपका दिया गया है कि डी का अनुपात जो है बी और सी के कुल योग का कितना है, 1:3 है। लेकिन जब ये इस अनुपात से इसे कैलकुलेट किया जाता है तो बी और सी का हिस्से का योग कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से गुना कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ताकि 20 यानी कि दोनों रेशियो का जो है क्या बैठ जाए, एक रिलेशन बैठ जाए, यानी कि ए बी सी और डी का जो एक निश्चित मान निकल जाए। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा और 17 तिया आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे सभी में, तो 18 तिया 54 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, 54:30:27 हो गया। यानी कि बी और सी का योग का 1/3 डी अब बन रहा है और डी जो है अब कितना आ गया, रेशियो के हिसाब से 17 आ गया। यानी कि ए बी सी डी का अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये आपका क्या है, अनुपात में दिया गया। कुल योग यहाँ पर कितना दिया गया, 12,200 दिया गया। कुल योग कितना दिया गया, 12,000, जो कि इस अनुपात के कुल योग के बराबर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, तो 7 7 14 4 कितना होता है 18, हाथ में 1, 5 3 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, यानी कि टोटल कितना है 128। या हम लोगों ने कुछ शायद गलती किया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 7 या 21 है, ये 27 नहीं है, ये आपका 21 है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 1 8, 8 4 12 होगा यहाँ पर, यानी कि आपका 2 होगा। हाथ में 1, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11 1 12, यानी कि टोटल कितना है, रेशियो में 122 यूनिट है, जो कि रुपये में कितना दिया गया है, 12,200 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। हमें चाहिए क्या, बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का हिस्सा जो है यूनिट में कितना था, 30 यूनिट था। तो 1 यूनिट बराबर अगर 100 है तो 30 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से गुना करेंगे। तो 30 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। यानी कि बी का हिस्सा उस कुल राशि में कितना है, 3,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है कि एक गोलाकार लॉन का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल जो है 34 मीटर, 20 मीटर, 42 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का 1.5/6 गुना है। कितने गुना है, 1.5/6 गुना है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो पूछा गया है आपसे कि लॉन का परिधि क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि लॉन का परिधि क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिसके 1.1/6 गुना के इस गोलाकार यानी कि सर्किल के एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले आपको हीरो फार्मूला पता होना चाहिए कि हीरो फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हीरो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको यश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यश का वैल्यू यानी कि तीनों साइड का बटा 2, तीनों साइड का योग का बटा 2 आपका क्या हो जाता है, यश हो जाता है। तो 34 + 20 कितना होगा आपका, 34 और 20 आपका 54 होगा। 54 और 42 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6, 5 4 9 बटा 2, यानी कि यश आपका कितना आ गया, 48 आ गया। तो हीरो फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, यश यानी कि यश जो आपका यहाँ पर आया सेमी पेरीमीटर, फिर आपका होता है यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी होता है। ये आपका हीरो फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ए मतलब पहला साइड, बी मतलब दूसरा साइड, सी यानी कि तीसरा साइड। यश आपका वैल्यू दिया गया, तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यश यानी कि 48, यश माइनस ए यानी कि 48 - 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 6 14 हो जाएगा। फिर आपका 48 - 20 करेंगे, यानी कि यश माइनस बी यानी कि 48 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। यश माइनस सी यानी कि 48 - 42 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ देंगे ताकि यहाँ पर जो है सभी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 42, 6 8 48, यानी कि 6 चौक 24 दूनी 48 आपका हो गया, 7 दूनी 14 तोड़ सकते हैं। फिर आपका 7 चौक 28 टूट जाएगा यहाँ पर, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 2 बार है यानी कि रूट के बाहर आ जाएगा। 4 आपका 2 बार है तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा।
2 आपका 2 बार है यानी कि रूट के बाहर आ जाएगा, 7 भी आपका 2 बार है यानी कि 7 रूट के बाहर आ जाएगा। सभी को गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6 चौक 24 दूनी 48, 48 सतह आपका कितना हो जाता है, 48 सतह गुना करेंगे तो 8 सतह 56, 5 7 चौक 28 और 5 33 होता है, यानी कि 336 मीटर स्क्वायर क्या आ जाता है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ जाता है। तो हमें हम निकालना क्या, उस गोलाकार लॉन का क्षेत्रफल निकालना, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1.5/6 के गुना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोलाकार लॉन यानी कि एक सर्किल का एरिया क्या होता है। तो आपको मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आगे आपसे परिधि भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको पेरीमीटर यानी कि परिधि का भी बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर यानी कि परिधि का क्या होता है सर्किल का 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, गोलाकार का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सारे यहाँ पर लिख देंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को 22/7 लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और इसके जो है किसके क्षेत्रफल के बराबर है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इतना गुना के बराबर है, यानी कि 1.5/6 के बराबर है। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 11/6 हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, आप हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस सर्किल यानी कि उस गोलाकार लॉन का त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसे हल करते तो 11 दूनी 22 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6×5 30, 6×6 36, 2 से काटेंगे तो 28 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका आर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 28, आपका 7 चौक 28 यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि आपका त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अब हमें पूछा क्या जा रहा है, पेरीमीटर यानी कि परिधि पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला यानी कि पेरीमीटर के फॉर्मूला पर यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या यानी कि आपका रेडियस कितना है, 14 आया। इसे सारा हल करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो कितना आया आपका, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि उस गोलाकार लॉन का परिधि कितना आया, 88 मीटर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो 2-3 फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्षेत्रफल का फार्मूला सर्किल का पाई आर स्क्वायर और परिधि का 2 पाई आर होता है। और हीरो फार्मूला क्या होता है, यस निकालना होता है, फिर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी का पूरा अंडर रूट यहाँ पर होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, ग्राफ आपके पिछले वाले ही ग्राफ है जो आपको पहले इस वीडियो में बताया गया है कि ये ग्राफ है। ये आपका वर्ष का नाम दिया गया है, बीची गई कारों की संख्या दी गई है और डीजल और पेट्रोल कारों का अनुपात दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई पेट्रोल कारों की संख्या और 2013 में बेची गई डीजल कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है दशमलव में, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2016 के पेट्रोल कारों की संख्या निकाल लेंगे। तो 2016 में कुल कारों की संख्या कितनी है, बेची गई कुल कारों की संख्या कितनी है, 630 है। और अनुपात में जो है कितने अनुपात में बेचा गया, तो 17:18 में, यानी कि टोटल कितने यूनिट है, तो 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35 यूनिट हो जाएगा। 35 यूनिट बराबर कुल कारों की संख्या कितनी है जो बेची गई, 630 है। यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 35 आपका एक बार में चला जाएगा। 7 से काटेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले 7 से काट लेते हैं, 7×5 35, 7×9 63, 5 से काटेंगे तो 18 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर कुल कारों की संख्या कितनी है, 18 यूनिट, 18 कारों की संख्या। तो हमें चाहिए क्या, 2016 में पेट्रोल कारों की बेची गई संख्या चाहिए। तो यहाँ पर जो है कितने यूनिट जो है पेट्रोल कारों की संख्या बेची गई थी, 18 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 18 है तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 × 18 कितना होता है, 324 होता है। यानी कि 2016 में कुल जो है 324 कार जो है पेट्रोल कारों की संख्या बेची गई थी। तो अब हमें निकालना क्या है, 2013 में डीजल इंजन कारों की संख्या निकालनी है। तो 2013 में कुल कारों की संख्या कितनी है, 480 है। कुल अनुपात में कितना अनुपात में बांटा गया है, 13:11 में, यानी कि कुल टोटल कितने यूनिट है, तो 24 यूनिट है। और कुल कारों की संख्या कितनी है, 480। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकल सकता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 24 दूनी 48, यानी कि 1 यूनिट बराबर 20 कारों की संख्या है। तो हमें चाहिए क्या,
2013 में डीजल इंजन कारों की बेची गई संख्या चाहिए। तो यहाँ पर कितने यूनिट है, 13 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 से गुना कर देंगे। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 260 होगा। तो हमें चाहिए क्या यहाँ पर, हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर बोला गया कि 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या 2013 में बेची गई डीजल इंजन कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर जो आपको प्रतिशत निकालना है कि 2013 में जो है बेची गई कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये शायद आपका जो है क्या है, उल्टा दे दिया गया था। यहाँ पर आपसे पूछना चाहिए था कि 2016 में जो है बेची गई कारों की संख्या का जो है कितना प्रतिशत है, क्योंकि अगर हम इसे 2260 पर निकालेंगे तो ये 100% से अधिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जो आपका थोड़ा उल्टा यहाँ पर दिया गया। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सीधा कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 260 बराबर 324 का मान लेंगे यक्स प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका यक्स प्रतिशत यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 20, 13 दूनी 26 आपका कट नहीं रहा है, 2 से कट रहा है तो पहले 2 से काट लेंगे तो 130 बार में चला जाएगा। 16 दूनी 32, यहाँ पे 2 बार में, फिर 2 से कट रहा है तो काट लेंगे, 2 से आपका 65 बार में चला जाएगा और इधर आपका 81 बार में चला जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 6500/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6500/81, यानी कि 81 को 6500 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कितना आता है, तो 65 से तो 88 64, आपका कितना हो जाएगा 8 88 64, कितना बच गया आपका 20 बच गया। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 बार में चला जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ पर 0 बैठ जाएगा, यानी कि 80.2 आपका आंसर आना चाहिए यहाँ की, क्योंकि बोला गया एक दशमलव में जो है एक दशमलव स्थान पर जो है सही है, यानी कि दशमलव के बाद आपका 1 अंक आना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको उल्टा दे दिया गया था तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसे सीधा कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 19:21 है। फिर बोला गया कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः जो है कितनी थी, 15:17 था। वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का 19:21 है। 8 वर्ष पहले उनका अनुपात 15:17 था। फिर आपसे बोला गया कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है तो सी की आयु कितनी है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रेशियो में जब 8 वर्ष घटा था तब उसके रेशियो में दोनों में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर समान अनुपात में घट रहे हैं। यहाँ पर भी 4 यूनिट घटा है और यहाँ पर भी 4 यूनिट घटा, यानी कि हमें अब पता चल रहा है कि दोनों में 4 यूनिट बराबर जो है कितने साल है, 8 वर्ष के बराबर है। दोनों के अगर रेशियो में 4 यूनिट ही घट रहा है, जो कि उम्र में कितना अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है, यानी कि 4 यूनिट बराबर 8 साल है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो हमें क्या निकाल सकते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर अगर 2 साल है तो 19 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 साल हो जाएगा ए की वर्तमान आयु। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का अगर 1 यूनिट बराबर अगर 2 साल है तो 21 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना क्या है, हमें सी की वर्तमान आयु निकालना है। तो सी का वर्तमान आयु बोला गया है कि ए से 5 वर्ष कम है। तो ए से यदि अगर ए 38 साल का वर्तमान आयु है, ए का वर्तमान आयु 38 साल है, तो डी का वर्तमान आयु क्या है, ए से 5 वर्ष कम है। तो यानी कि 38 - 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सी का आयु निकल जाएगा, यानी कि 38 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। यानी कि सी का वर्तमान आयु कितना है, 33 साल होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचकर एक आदमी को 15% का नुकसान उठाता है। फिर आपसे बोला गया है यदि वह उसे 2050 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो बोला गया कि 1700 रुपये में बेचने पर 15% का नुकसान होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 15% को जब हम लोग
फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/20, यानी कि 20 का कोई सामान जो है 3 यूनिट के नुकसान यानी कि हानि में बेच दिया गया, यानी कि 20 यूनिट आपका सीपी है। 3 यूनिट के हानि यानी कि 17 यूनिट में उसे बेच दिया गया, यानी कि सीपी अगर 20 यूनिट है तो आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया। यानी कि 20 यूनिट का कोई सामान 3 यूनिट के हानि पर यानी कि 17 यूनिट में बेच दिया गया। तो 17 यूनिट का आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 1700 रुपया दिया गया। यानी कि 17 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1700 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपया, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। तो अब हमें चाहिए क्या, बोला जा रहा है कि 2050 रुपये में बेचने पर उसे लाभ कितना होगा। तो 2000 का सामान है, 2050 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2000 का कोई सामान है, 2050 रुपये में उसे बेच रहा है, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस में निकाला जाता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो नीचे क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे, यानी कि क्रय मूल्य लिख देंगे। परसेंट में इसे चेंज करेंगे प्रॉफिट को, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसे 2 शून्य 2 शून्य, यहाँ से 1 शून्य 1 शून्य चला गया। पूर्णांक में आंसर दिया गया तो पूर्णांक में इसे चेंज करेंगे। तो 5/2 है तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.1/2% क्या है, लाभ है। क्या है, 2.1/2% क्या है, उसका लाभ है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो है परीक्षा में जो आपका कुछ गलत दिया गया है। इससे जो है हल करने पर आपको जो है क्वेश्चन से आंसर नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी आपका गलत आया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हटाएंगे। तो चलिए बढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक शंकु का अनुपात जब उसकी ऊंचाई 50% की वृद्धि होती है, तब उसकी त्रिज्या में, यहाँ पर क्या कर लेंगे, त्रिज्या यानी कि रेडियस लिख लेंगे, तब उसके त्रिज्या में क्या हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले शंकु यानी कि कोण के आयतन यानी कि उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसके, कोण यानी कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसके ऊंचाई में क्या बोला गया, यानी कि हाइट 50% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर उसकी ऊंचाई पहले 2 यूनिट थी तो अब कितने हो गई, 1 यूनिट की उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि उसकी ऊंचाई 3 यूनिट हो गई। तो अगर उसकी हाइट पहले 2 यूनिट थी तो अब कितने हो गए, 3 यूनिट हो गए। और उसकी त्रिज्या में यहाँ पर यानी कि रेडियस में यहाँ पर जो है क्या हुआ, 20% की कमी हुई। तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि 5 यूनिट की कोई त्रिज्या जो है अब कितनी हो गई, 1 यूनिट उसमें कम हो गई, यानी कि 4 यूनिट हो गए। यानी कि अगर पहले त्रिज्या 5 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। यानी कि पहले वाले हाइट कितना था, 2 यूनिट, और उसका रेडियस कितना था, 5 यूनिट। और दूसरे वाले जब उसके ऊंचाई में वृद्धि और त्रिज्या में कमी की गई तब उसकी ऊंचाई जो है कितनी, 3 यूनिट, और रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो भी परिवर्तन आया, जो भी चेंज आया वो किस में आया, त्रिज्या और हाइट में अंतर आया। यानी कि जो भी उसके आयतन में अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो है आपका रेडियस और ऊंचाई के बराबर ही होगा। यानी कि जितना परिवर्तन आपके ऊंचाई और त्रिज्या में आया है उतना ही परिवर्तन आपके आयतन में आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको फार्मूला के हिसाब से क्या करना है, आर स्क्वायर इंटू एच करना है। यानी कि पहले उसका
त्रिज्या कितनी थी पहले वाले की 5 थी, यानी कि 5 पचे 25 इंटू कितना हो जाएगा ऊंचाई यानी कि 2, तो कितना हो गया पहले वाले का यानी कि आपका आयतन 1/3 पाई हम लोगों ने हटा दिया। यहाँ पर सिर्फ हमें परसेंट निकालना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ आर स्क्वायर और एच का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर कि कितना उसमें परिवर्तन आ रहा है उतना ही प्रतिशत में परिवर्तन आपका आएगा। यहाँ पर 50 यूनिट जो है आपका क्या आ गया, किसमें परिवर्तन आ गया, यानी कि 50 यूनिट जो आपके पहले वाले शंकु का जो है है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दूसरे वाले का यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे वाले का क्या करेंगे, यहाँ पर भी आर स्क्वायर एच करेंगे तो आर स्क्वायर कितना है 4 चक 16, 16 तिया कितना हो जाता है 48, यानी कि पहले अगर उसके आयतन में जो है 50 यूनिट था रेडियस और ऊंचाई के हिसाब से, तो दूसरे में कितना हो गया 48 यूनिट, यानी कि कमी कितने का आया, तो 2 यूनिट का कमी आया। कितने यूनिट का कमी आया, 2 यूनिट का कमी आया। किस में कमी आया, पहले 50 था अब 48 हुआ, यानी कि 50 में कमी आया। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से 100 को काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना आ गया 2 दूनी 4% बदलाव होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका सभी स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है, इसे सारा क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट का अंदर का सबसे पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आता है 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि जब इसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा नीचे एलसीएम, और नीचे ऊपर कितना आ जाएगा 2 - 1, कितना आ जाएगा आपका 2 - 1, तो ये आपका स्मॉल ब्रैकेट का हो गया। भाग यहाँ पर साइन है तो भाग दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर का सारा स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ मतलब गुना होता है, यानी कि कितना लिख देंगे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 1 ऊपर हो गया 2 × 2 हो गया, यानी कि 1/4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/4 होगा। फिर आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका तीसरा स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 चौका 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31/4 हो जाएगा। ऑफ मतलब गुना का साइन होता है तो गुना का साइन दे देंगे, इंटू आपका क्या है 5/31 है। इसे हल करेंगे तो 31 से 31 कट गया, प्लस में आपका क्या बचा 5/4 बचा। फिर आगे क्या है भाग का साइन है तो भाग के साइन का आगे का सारा हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट का हल करेंगे, यानी कि 15 पूर्णांक 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 × 45 46/3 हो जाएगा। ऑफ मतलब गुना होता है, गुना कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 है, सॉरी 2 बटा कितना है 23 है, 23 है ये आपका। 23 से काटेंगे 46 को तो 2 बार में चला जाएगा, तो आपका कितना आ गया 2 दूनी 4/3। आगे आपका क्या है प्लस 1/3 है, तो एलसीएम लेंगे तो आपका नीचे 3 और ऊपर कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि आगे का पूरा हल करने के बाद आपका कितना आया 5/3 आएगा। तो आगे इसे सारा हल करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। और इसे हल करेंगे सारा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर सेम जो है एक ही इक्वेशन है, तो एक ही इक्वेशन यहाँ पर क्या है आपका प्लस का साइन है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका पूरे यहाँ पर इसे हल करेंगे या स्मॉल ब्रैकेट का तो कितना हो जाएगा आंसर 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3/4 होगा। यहाँ पर क्या है भाग का साइन है, यहाँ पर क्या है आपका भाग का साइन है, तो भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है उल्टा हो जाती है, यानी कि भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी सामने वाली संख्या, यानी कि 3/4 को क्या लिखेंगे हम लोग 4/3 लिखेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, 5/4 है तो 5/4 लिख देंगे। फिर आपका भाग है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 5/3 को 3/5 लिखेंगे। तो काटेंगे यहाँ पर 5 5 कट गया, 4 4 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 1/3 प्लस कितना आ गया आपका 4/3 आ गया। इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 चौक 12 यानी कि 4 आ गया यहाँ पर आपका, और 4 तिया 12 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका कितना आ गया 13/12 आ गया। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी फ्रैक्शन नहीं पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/1/12 आएगा इस सिंप्लीफिकेशन का पूरा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, वर्ष का नाम दिया गया है,
बेची गई कारों की संख्या दी गई है, डीजल और पेट्रोल का यहाँ पर अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2013 और 15 में कंपनी द्वारा बेची गई डीजल इंजन कारों की कुल संख्या और 2012 और 14 में बेची गई पेट्रोल इंजन कारों की कुल संख्या का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, 2013 में डीजल इंजन कारों की संख्या सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कार 2013 में कितना, 480, कुल अनुपात में मिलाकर कितना है, 13:11, यानी कि टोटल यूनिट में कितना है, 24 यूनिट। 24 यूनिट बराबर 480 है, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, डीजल इंजन की कारों की संख्या निकालनी है। तो कितने यूनिट है, 13 यूनिट है। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 होगा। यानी कि 2013 में कुल मिलाकर 260 ऐसे गाड़ी थे, 260 ऐसे गाड़ी थे जो कि डीजल इंजन कार थे। अब हमें क्या निकालना है, 2015 का निकालना है। तो 2015 में कुल कितने कार है, 420 कार है। कुल कितने कार है, 420 कार है। अनुपात में कुल मिलाकर यहाँ पर कितना है, 11, 10, 21 है, यानी कि 21 यूनिट बराबर 420 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। तो हमें चाहिए क्या, डीजल इंजन कारों की संख्या चाहिए। तो कितने यूनिट है, यहाँ पर 11 यूनिट है। तो एक यूनिट बराबर अगर 20 कारों की संख्या, तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगी। यानी कि टोटल 220 कार जो है 2015 में क्या है, डीजल इंजन की है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 0, 6, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 4, यानी कि 2013 और 15 में मिलाकर कुल 480 गाड़ी जो कि डीजल इंजन कार के बेचे गए थे। अब हमें क्या करना है, 2012 और 14 में पेट्रोल इंजन कारों की कुल संख्या निकालनी है। तो 2012 में जो है कुल कितने पेट्रोल इंजन कारों की संख्या है, तो कुल कारों की संख्या कितनी है यहाँ पर 2012 में, 330 है। कुल जो है अनुपात में कितने अनुपात है, 6:11, 6:11 यूनिट बराबर कुल कितने कार है, 330 कार है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, पेट्रोल वाला चाहिए। तो पेट्रोल का जो है 2012 में कितने यूनिट बेचा गया था, 6 यूनिट बेचा गया था। तो एक यूनिट बराबर अगर 30 कार है तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 6×18, यानी कि 2012 में 180 कार जो कि पेट्रोल इंजन के थे। हमें अब क्या चाहिए, 2014 का चाहिए कि 2014 में कुल कितने पेट्रोल इंजन कार थे। तो 2014 में कुल कारों की संख्या कितनी है, 510 है। अनुपात में कितना अनुपात था, 8:9 था, यानी कि कुल कितने यूनिट था, 9, 8, 17 यूनिट बराबर कितना है, 510 कार है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 कार हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, पेट्रोल वाला कार चाहिए। तो कितने यूनिट था पेट्रोल वाला कार 2014 में, 9 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर अगर 30 है तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 27, यानी कि 270 कार हो जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8, 7, 15, 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि सारे 400 कार 2012-14 में ऐसे थे जो कि क्या थे, आपके पेट्रोल इंजन के थे। दोनों का क्या पूछा जा रहा, अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि 480 अनुपात सारे 400 का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात, यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 16×3=48, इधर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15×3=45, यानी कि दोनों का अनुपात 16:15 आता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% का छूट देता है, फिर भी 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। फिर बोला गया कि यदि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 520 रुपये है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस को यानी कि अंकित मूल्य को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना किया गया था, यक्स किया गया था। फिर बोला गया कि उसमें अगर कोई वस्तु है जिसका निश्चित मूल्य यक्स था, उसमें क्या किया गया, 22% का छूट दिया गया। कितने प्रतिशत का छूट दिया गया, 22% का छूट दिया गया। यानी कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा। यानी कि 50 का कोई सामान जो है क्या किया गया, 11 यूनिट के छूट में बेचा गया। क्या किया गया, 50 का कोई सामान 11 यूनिट में बेचा गया। यानी कि 50 का कोई सामान है 11 यूनिट के छूट में, यानी कि कितना में बेच दिया गया होगा, 39 यूनिट में बेच दिया। यक्स यूनिट मार्क्ड प्राइस है
उसको जो है 50 यूनिट का कोई सामान 39 यूनिट में बेच दिया, यानी कि यहाँ तक कैलकुलेट करने पर आपका क्या आ गया, ESP यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। फिर क्या बोला गया कि विक्रय मूल्य पर उसे बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट का कोई सामान था, 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। क्या किया गया, 5 यूनिट का कोई सामान था, 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। तो यहाँ पर दिया क्या गया, यहाँ पर आपको 520 रुपया क्या दिया गया, CP यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया, 520 रुपये CP यानी कि क्रय मूल्य दिया गया। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, 5 यूनिट का कोई सामान जो है क्या किया गया, 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया, यानी कि कितने में बेच दिया गया, 6 यूनिट में बेच दिया गया। तो इधर भी आपका क्या हो गया, ESP यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। दोनों तरफ आपका क्या हो गया, ESP यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। दोनों एक ही वस्तु का ESP है, यानी कि दोनों का ESP बराबर होगा। हल करेंगे तो आपका x का वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितना बार में आपका चला जाएगा, 10 बार में। यहाँ पर 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 चौक 52 यानी कि 40 बार में चला जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बार में, यानी कि कितना आ गया, 40 दूनी 80 इंटू 10 यानी कि 800 आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बोला गया कि धातु के गोले का अनुपात 9 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा आपका जो है गड़बड़ दिया गया था कि इसमें जो है आपको सही ढंग से जो है इसमें नहीं बताया गया कि गोले का जो है 9 सेंटीमीटर क्या है और आगे जो है किस रूप में इसे बनाया जा रहा है ये भी नहीं बताया गया था परीक्षा में। तो आपका ये जो है आपको यहाँ पर अगर हम लोग इस धातु को गोले का अनुपात के जगह यहाँ पर जो है गोले की क्या मान ले, इसे रेडियस यानी कि क्या मान ले, गोले की इसे त्रिज्या मान लेते अगर 9 सेंटीमीटर, और इसे पिघलाकर अगर इसे क्वेश्चन में जो है वहाँ पर परीक्षाओं में आपको नहीं दिया गया था, लेकिन मैं अगर यहाँ पर इसे पिघलाकर एक सिलेंडर के रूप में मान लेता हूँ, यानी कि मान लेता हूँ कि एक बेलन के रूप में इसे ढाल दिया जाता है और इसकी त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर, मैं अगर इसे मान लूँ कि क्या मान लेंगे कि उस बेलन का रेडियस यानी कि त्रिज्या उसकी कितनी है, 0.3 सेंटीमीटर है। तो उसकी तार की लंबाई क्या होगी, यानी कि उस बेलन को जो अगर उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई यानी कि हाइट क्या होगी, ये आपको अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तब इस प्रश्न का जो है सही आंसर निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको अभी बताया हूँ उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया यहाँ पर कि धातु के गोले का त्रिज्या कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो और उसे जो है किस रूप में ढाला गया, बाद में बेलन में ढाला गया। यानी कि हमें यहाँ पर दो फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि गोले यानी कि स्फीयर का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए कि स्फीयर का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यू होता है। किसका, आपका स्फीयर यानी कि धातु के गोले का क्या आयतन। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है आपका फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है, आपस में बराबर होगा। तो दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आपका स्फीयर यानी कि गोले का यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर सारा लिखते हैं और वैल्यू पुट करेंगे। तो 4/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर क्यू करेंगे तो इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार कर देंगे। और सिलेंडर का यहाँ पर जो है फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पर कितना है, 0.3 सेंटीमीटर है। कितना है, 0.3 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.3 इंटू 0.3 इंटू हमें क्या निकालना, हाइट यानी कि ऊंचाई निकालना। दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर दोनों का आयतन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि इस गोले को ही जो है, इस गोले के आयतन को ही कुल जो है क्या कर दिया गया था, सिलेंडर यानी कि बेलन में ढाल दिया गया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई से पाई आपका यहाँ पर कट गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 3 तिया आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका
यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 9 को जो है कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 12 नमा आपका कितना हो जाता है 108 इंटू 2 बार 10 है तो 2 शून्य हो जाएगा, बराबर आपका क्या आ गया, यच आ गया। ये किसमें, सेंटीमीटर में। आपसे पूछा किस में जा रहा है, मीटर में पूछा जा रहा है। किस में पूछा जा रहा है, मीटर में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को, हाइट को सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 2 शून्य चला गया, तो हाइट आपका कितना हो जाएगा, 108 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। मैं अगर जिस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, उस तरीके से आपका 108 यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि 28 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। फिर बोला गया कि पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। फिर बोला गया कि अंतिम 14 संख्याओं का औसत 36.5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया गया तो शेष संख्याओं का औसत यानी कि रिमाइंडर नंबर का, यानी कि बचे हुए संख्या का जो है औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 28 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 28 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो 28 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 28 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 28 इंटू 35 करेंगे तो आपका टोटल योग कितना हो जाएगा, आपका 28 या 840 हो जाएगा। 28 पचे 140 होता है, यानी कि 840 है 140 तो कितना हो गया आपका 980। यानी कि 28 संख्याओं का कुल योग कितना है, 980 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 संख्याओं का औसत अगर 33 है तो क्या करेंगे, पहली 15 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 33 करेंगे। तो 15 इंटू 33 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 450 और 15 तिया 45, यानी कि 450 और 45 आपका कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 14 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 14 संख्याओं का औसत कितना दिया गया यहाँ पर, तो क्या करेंगे 14 इंटू 36.5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका 14, अंतिम 14 संख्याओं का योग निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, आपका यहाँ पर हो जाएगा। गुना करेंगे 73 को 7 से तो 7 21, हाथ में 2, 7 सत्ते 49, 2 51। दोनों को क्या करेंगे, दोनों ये जो 15 संख्या, जो पहली 15 संख्या और अंतिम 14 संख्या को क्या करेंगे, दोनों का योग को जोड़ देंगे। तो दोनों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 1 6, 9 1 10, 5 4 9 1 10, यानी कि 1006 जो है आपका क्या है, 1006 जो आपका क्या है, उन पहली 15 संख्या और अंतिम 14 संख्याओं का जो है योग है। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना था, यहाँ पर 28 था, लेकिन यहाँ पर टोटल संख्या कितना हो गया, 15 + 14 29 हो गया। यानी कि बीच की एक संख्या को क्या किया गया है, 2 बार लिया गया है, जो कि कौन सी संख्या है, 15 संख्या। क्योंकि 15 संख्या क्या आएगा आपका, 28 के बीच का संख्या 15वीं संख्या आएगी। क्या आएगी, 28 का यहाँ पर जो है बीच की आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1006 माइनस, क्या करेंगे 1006 माइनस 980 जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 15वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको पहले वाले में भी जोड़ लिया गया था, दूसरे वाले में भी जोड़ लिया गया था। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, योग को जब दोनों के योग से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 15वीं संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 इधर 6 इधर, यानी कि 26। यानी कि 15वीं संख्या जो है कितनी है, 15वीं संख्याओं का योग कितना है, 26 है। आपका कितना है, 26 है। हमें पूछा क्या जा रहा है कि अगर 15वीं संख्या को पूरी तरीके से हटा दिया जाए तब उसका औसत क्या होगा। तो 15वीं संख्या शामिल होने पर योग कितना है, 980 है। अब 15वीं संख्या कितनी है, 26 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि 15 संख्या को हटा दिया जाएगा तो बाकी बचे संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, 980 माइनस 26 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 9, यानी कि 954 जो अगर 15वीं संख्या को हटा दिया जाएगा तो बची हुई संख्याओं का योग 954 हो जाएगा। टोटल नंबर अब बचा हुआ कितना है, 27 है। तो क्या निकल जाएगा, 27 से भाग देंगे तो औसत यानी कि एवरेज निकल जाएगा। 9 से कट रहा है तो 9 से काट देंगे तो 9 तिया 27, 9 1 9 6 54 हो जाएगा। पूर्णांक में से चेंज करेंगे क्योंकि आपका आंसर पूर्णांक में दिया हुआ, तो 106/3 यानी कि 3 तिया 9, 1 बचा,
3 पचे 15, 1 यानी कि 35.1/3 जो है बाकी बचे हुए संख्याओं का क्या हो जाता है, औसत हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन कितना है, 56.4 kg है। फिर बोला गया बाद में 53.2 kg, 54.6 kg, 52.8 kg, 54 kg वजन के 4 लड़की जो है क्या हो जाते हैं, कक्षा छोड़ देते हैं। फिर आपसे बोला गया कि कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन में क्या हो जाता है, जब 4 लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है तब उसके औसत वजन में क्या हो जाता है, 275 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले शुरुआत में औसत यानी कि एवरेज कितने का था, 56.4 का था। लेकिन जब 4 स्टूडेंट छोड़कर चले गए तब उसका औसत वजन कितना हो गया, पहले 56.400 ग्राम था, अब वृद्धि कितना हो गया औसत वजन में, 275 ग्राम का वृद्धि हो गया। यानी कि 56.400 ग्राम में 275 ग्राम को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56.675 ग्राम हो जाएगा। यानी कि नया एवरेज अब कितना हो गया, 56.675 ग्राम, और पुराना एवरेज औसत कितना था, 56.4 ग्राम था। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बैठाएंगे और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि कुल जो है पहले छात्रों की संख्या, 4 छात्र छोड़ने से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, यक्स थी। उनका औसत यहाँ पर कितना दिया गया, 56.4। यानी कि जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल वजन निकल जाएगा कि कुल जो है पहले छात्रों का कुल वजन कितना था, तो 56.4 इंटू यक्स था पहले वाले छात्रों का कुल वजन। उसमें से छोड़कर कितने टोटल वजन चले गए, तो क्या करेंगे, टोटल वजन को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दूँ 8 8 16, हाथ में 1, 4 3 7 2 9 4 13 1 14, हाथ में 1, 5 चौक 20 1 21, यानी कि 214.6 के कुल वजन वाले 4 छात्र जो है छोड़कर चले गए। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, बचे हुए छात्रों का कुल वजन आ गया। क्या आ गया आपका, बचे हुए छात्रों का कुल वजन आ गया। तो बचे हुए छात्रों का औसत कितना है बाद में, 56.675 ग्राम है। कितना है, 56.675 ग्राम है। और बचे हुए अब छात्र कितना, अगर पहले छात्र यक्स थे उसमें से अब 4 छोड़कर चले गए तो बचे हुए छात्र क्या हो गए, यक्स माइनस 4 हो गए। तो इधर भी आपका क्या हो गया, टोटल छात्रों का, बचे हुए छात्रों का कुल योग आ गया। तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपका, बचे हुए छात्रों का कुल वजन है। तो दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर होंगे। यक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर यक्स का वैल्यू जो आएगा वो आपकी लड़कियों की संख्या आपकी वही होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 56.4 यक्स में से जब इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा आपका, 275, यानी कि .275 ग्राम बचेगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यक्स का साइन है तो यक्स यहाँ पर दे देंगे। फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब इस सारे अंक को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में सारा चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर करेंगे तो सारा क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 5 चौक 20, हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30, हाथ में 3, 6 चौक 24 और 3 कितना होता है आपका, 27 होता है। तो 27, हाथ में 2 आपका हो गया। 6 चौक 24 और 2 आपका कितना हो गया, 26 हो गया। और 5 चौक 20 और 2 कितना होता है आपका, 22 होता है। यानी कि आपका कितना बच गया, 222 पॉइंट आपका कितना हो गया, सॉरी 226 पॉइंट कितना हो गया, 7 हो गया। माइनस आपका कितना होगा, 214 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे, इधर सबसे पहले यहाँ पर काट लेंगे, 25 से काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी कि 11 यक्स बटा नीचे कितना हो गया, 40 हो गया। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस जब करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 121 आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 0 चला गया। 11 से काटेंगे 121 को तो कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 11 चौक 44 आ गया। यानी कि उस कक्षा में पहले जो है लड़कियों की संख्या कितनी थी, 44 थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि एक राशि 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6240 रुपये होती है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5.2/5 वर्षों के लिए 7.1/2% की दर से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 4% की दर से 5 वर्षों में कुल जो है कितने प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। अगर एक साल में 4% ब्याज लगता है तो 5 साल में कुल कितना ब्याज हो जाएगा, 5 चौक 20%। कुल जो है आपका 20% ब्याज हो जाएगा कितने, 5 साल में। कोई भी धनराशि जो है खुद में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी धनराशि खुद में कितनी होती है, 100% होती है। यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन अगर 100% है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 20% बन रहा है। तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, जो कि 120% बराबर कितना दिया गया है, 6,240 रुपये दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 120% बराबर कितना, 6,240। तो 0 चला गया, 12 से काटेंगे तो 12 25 60, 12 दूनी 24, यानी कि 1% बराबर जो है आपका 52 रुपये। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1% बराबर अगर 52 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका हो जाएगा 5200 रुपये। यानी कि उस वह राशि कितनी थी, 5200 रुपये थी। तो अब हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है नए समय पर और नए रेट पर। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है आपका 100 होता है। P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर होता है, T से टाइम यानी कि समय होता है, S से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका कितना है, 5200 रुपये है। रेट यानी कि दर कितना है, तो आपका यहाँ पर पूर्णांक में दिया गया तो इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15/2% हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समय कितना है, समय आपका 5.2/5 है, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 2 27/5 हो जाएगा। 5 आपका नीचे आ जाएगा और नीचे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 2 शून्य यहाँ पर चला गया। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 26 बार में चला जाएगा। 5 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 तिया 15 बार में चला जाएगा। गुना करेंगे सारा तो 26 तिया कितना होता है आपका, 26 तिया 78 होता है। इंटू 27 करेंगे तो आपका कितना आता है, 8 से 56, 5 7 से 49 और 8 दूनी 16। तो 49 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 50, 15 65 65 5 70, यानी कि 7 7 दूनी 14, 14 7 आपका कितना होता है, 21। यानी कि कुल आपका साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 2106 रुपया आपका साधारण ब्याज निकलता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यानी कि दिया गया है आपका क्वेश्चन में कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में अंतिम भाजक कितना है, 105 है, और शुरू से अंत तक भागफल कितना है, 1 8 और 2 है। आपका भागफल कितना है, 1 8 और 2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का बीच का अंतर यक्स है तो यक्स के अंकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो दोनों संख्याओं को निकालने के लिए आपको किस तरीके से इसे हल किया जाता है, इस तरीके के प्रश्न को, इस तरीके के प्रश्न को मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर ग्राफ तरीके से बना देता हूँ कि किस तरीके से हल किया जाएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला गया कि अंतिम भाजक कितना है, 105 है। यानी कि 105 क्या है, अंतिम भाजक है। अंतिम सॉरी यहाँ पर अंतिम भाजक, हाँ यहाँ पर आपका अंतिम भाजक 105 होगा यहाँ पर, ठीक है। आपका 105 यहाँ पर क्या है, अंतिम भाजक। ये जो आपका क्या होता है, भाजक होता है। ये आपका क्या होता है, भाज होता है। ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। नीचे जो आपका बचता है क्या बचता है, शेषफल बचता है। नीचे आपका क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो ये आपका भाजक, ये आपका भाज, ये आपका भागफल, नीचे आपका शेषफल बचता है। तो ये आपका अंतिम भाजक कितना दिया गया, 105 दिया गया, और लगातार भागफल कितना दिया गया, 1 8 2 दिया गया। यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं के बीच का जो है अंतर कितना है। तो यहाँ पर जैसे आप एचसीएफ बनाते तो आप यहाँ पर सीधे तरीके से बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, एचसीएफ को उल्टा लेकर जाना होता है। क्या करना होता है, एचसीएफ को उल्टा लेकर जाना होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लेंगे 4 और 22, 4 को जब हम 4 और 22 का एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4 को जो है 22 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 ये जो आपका भाजक रहेगा, अगले वाले में क्या बन जाएगा, आपका भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका भाज्य बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा। तो 2 चीज़ यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जो आपका यहाँ पर भाज है, जो आपका यहाँ पर भाज है, वो पिछले बार में आपका क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। जो आपका यहाँ पर भाज रहा था आगे में, वो आपका पिछले बार में क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। और यहाँ पर जो आपका भाज है, यहाँ पर जो आपका भाज रहता है वो आपका क्या रहता है, इस संख्या का, यहाँ पर जो आपका गुणज होकर यहाँ पर लिखा था उस संख्या का, और जो रिमाइंडर बचता वो दोनों का क्या रहता है, योग रहता है। ये जो आपका भाज रहता है वो जो आपका क्या रहता है, यहाँ पर शेषफल और जो आपका गुणज होकर यहाँ पर 4 × 5 किए तो जो आपका गुणज होकर यहाँ पर लिखा है, जो आपका शेषफल बचा वो दोनों का योगफल यहाँ पर क्या बनता है, भाज्य बनता है। तो ये 2 चीज़ आप हमेशा इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम भाजक यहाँ पर क्या दिया गया, 105 दिया गया, और यहाँ पर भागफल कितना दिया गया, 2 दिया गया। और इसके आगे यहाँ पर पूरी तरीके से उस संख्या कट गई होगी, तभी इसके आगे कोई भी शेषफल नहीं बचा होगा, तभी इसके आगे जो है क्या है, इसके आगे कोई भी हल नहीं दिया गया। यानी कि 105 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर संख्या जो है कितनी रही होगी, 210 ही रही होगी। तभी तो ये संख्या क्या हुई होगी, पूरी संख्या तरीके से ये कट गई होगी, तभी तो आपका शेषफल नहीं बचा, तभी तो आगे आपका यहाँ पर कोई भी आपका आगे भी जो है यहाँ पर हल नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, आपका 105 का गुना यहाँ के नहीं कि 210 रहा होगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका यहाँ पर भाज रहता है वो पिछले बार में आपका क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। यानी कि 210 आपका यहाँ पर भाजक रहा होगा, क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। और ये जो 210 × 8 करेंगे वो आपका क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 210 × 8 कर देंगे तो 210 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 8 दूनी 16। और ये दोनों जो का योग रहेगा, जो आपका 210 × 8 की और जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ, ये जो आपका क्या रहता है, रिमाइंडर बचा, ये दोनों का योगफल यहाँ पर क्या बनता है, आपका भाज्य बनता है। तो दोनों का योगफल आपका कितना हो जाएगा, 5 8 16 1 17। यानी कि 1785 आपका क्या हो जाएगा, आपका नया ये जो आपका यहाँ पर क्या हो गया, भाज हो गया। ये आपका यहाँ पर भाज है तो पिछले बार में क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। और ये दोनों का गुणज आपका क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा। यानी कि 1785 × 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1785 हो जाएगा। और ये दोनों का योगफल क्या बनेगा, यहाँ पर भाज्य बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, आपका भाज्य बनेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 8 1 9 17 2 19 हो गया। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गई, दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई कि एक संख्या 1785 थी और दूसरी संख्या कितनी थी, 1795 थी। तो यक्ष यहाँ पर आपका क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर है। तो यक्ष निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें दोनों संख्याओं का अंतर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1995 माइनस क्या करेंगे, 1785 करेंगे। क्या करेंगे, 1785 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया तो आपका कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 0। यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यक्ष के अंकों का योग कितना होगा। यानी कि जो अंतर आया उसके अंकों का योग कितना होगा। तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 + 0 यानी कि 3 होगा। यानी कि इस प्रश्न को पूरा हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आपका 3 आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिए, इसे आपको जरूर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा प्रतिकूल और 6 किलोमीटर जो है धारा अनुकूल जाती है। क्या बोला गया, धारा जो है
4 किलोमीटर जो है धारा प्रतिकूल के जाती है और 6 किलोमीटर जो है अनुकूल जाती है। फिर बोला गया कि जबकि हुआ साढ़े 6 घंटा में वह 1 घंटा में पहले 4 किलोमीटर धारा के विपरीत भी चल जाती है और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी चल जाती है, लेकिन जब हुआ साढ़े 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तब उसका कुल समय कितना लगता है? साढ़े 6 घंटा लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धारा अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि धारा अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो चीज मान लेंगे कि धारा जब नाव जो है प्रतिकूल दिशा में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव जाती है, तब उसका चाल हम लोग क्या मान लेंगे? यक्ष मान लेंगे। और धारा की जब अनुकूल दिशा में जाती है तब उनकी चाल क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले जो है 4 किलोमीटर क्या जाता है? धारा के प्रतिकूल जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर कितने की चाल से? यक्ष की चाल से। ये आपका क्या हो गया कि कितने समय में जो है 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है। फिर क्या बोला गया कि 6 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल जाता है, कितने की चाल से? वाई की चाल से। तो ये आपका क्या हो गया, जब अनुकूल जाता है तब कितने समय लगता है। तो दोनों मिलाकर कुल कितना समय लगता है, यहाँ पर दिया गया कि 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 घंटा। यानी कि जब 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर जब ट्रेवल करता है तो कुल कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। फिर आगे ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर आपका सेकेंड में क्या बोला गया? बोला गया कि 36 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जाता है, तो क्या कितने की चाल से जा रहा होगा? यक्ष की चाल से। फिर बोला गया कि 24 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल जाता है, तो कितने की चाल से चल रहा होगा? वाई की चाल से चल रहा होगा। दोनों मिलाकर कुल कितना समय लेता है? तो साढ़े 6 घंटा लेता है। यानी कि पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। हमें क्या करना है? वाई का वैल्यू निकालना है। यानी कि जब धारा के अनुकूल दिशा में यानी कि धारा के साथ नाव जाता है तब उसकी चाल क्या है। तो धारा की के साथ जब नाव की चाल को हम लोगों ने क्या माना है? वाई माना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यक्स का मान को सारा का एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। तो 9 जो 36/x हो जाएगा, नीचे भी 36/x है। यहाँ पर माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे, 36/x माइनस 36/x कट जाएगा आपस में। तो बचेगा कितना? 9 छक 54, 54/y माइनस कितना हो जाएगा? 24/y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9 माइनस 13/2 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 54 माइनस 24, तो आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30/y हो जाएगा। इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा? नीचे एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। 5 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 6 बार में। y बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 आ जाएगा। y बराबर आपका कितना आ गया? 6 दूनी 12। यानी कि जब नाव धारा की दिशा में जाती है तब उसकी चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।